एक बार फिर से स्वागत है। आखिरकार राज्यसभा में तमाम लंबे लंबे भाषण के बाद लोकपाल बिल ध्वनि मत से पारित कर दिया और लोकपाल बिल को पारित करने के बाद अन्ना हजारे ने कहा है कि अभी हालांकि लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद ये कानून बन पाएगा वहाँ से पास होने के बाद, लेकिन अन्ना हजारे का मानना है कि इससे 40 से 50% करप्शन में, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये देश हित के विरोध में है और उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। और इसके बाद ये बिल अब लोकसभा में पारित, हालांकि पहले हो चुकी थी, लेकिन अब नए संशोधनों के कारण फिर से दोबारा लोकसभा में इसकी मंजूरी ली जाएगी। कुल मिलाकर के 46 साल से लोकपाल की बात देश में हो रही थी और 46 साल के बाद आखिरकार ये बिल, आपको लग रहा है कि अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है अन्ना हजारे के, जब लोकसभा इसे मंजूरी दे देगी फिर वो अपना आंसर तोड़ेंगे। हाँ, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो राज्यसभा में बिल पेश किया गया है ये लोकसभा से पास भी हो जाएगा और राष्ट्रपति का दस्तखत भी हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा इसमें। क्योंकि अन्ना हजारे का जो दबाव है तो अभी भी सरकार पर है। राज्यसभा में द्वारा पास किए जाने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन वापस नहीं लिया है। पहले तो बोल रहे थे कि जब ऐतिहासिक बिल कह रहे हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन, ये ऐतिहासिक इस अर्थ में है कि अभी तक कोई लोकपाल कानून था ही नहीं। अभी से 46 साल पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो मोरारजी देसाई ने इनिशिएट किया था कुछ इस डायरेक्शन में कि इस तरह का कानून बने, लेकिन वो 46 साल से नहीं बन रहा था। मतलब है कि 3 पीढ़ी आप कह सकते हैं नेताओं की, 3 पीढ़ियां बीत गई। 16 साल 15 साल की एक पीढ़ी होती है और अभी तक नहीं बन रहा था। तो जो नहीं बन रहा था वो बन गया। इस मामले में यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक कानून है और आज का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक कानून है। इसको सही है कि जिस तरह के कानून की मांग की जा रही थी उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरी वैसा हुबहू नहीं बना, लेकिन जो बन गया वह भी अपने आप में एक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि पर भारत आपको हम दिखाते हैं अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आई है वो हम दिखाते हैं आपको। लिया था कि इस बिल को जरूर पास करना है और इसी सत्र में पास करना है। और हमने, राहुल जी ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमें जो हमारी मंशा थी, हमारा इरादा था, हमने स्पष्ट कर दिया और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़े हैं। और हमने आज के दिन भी कोई ऐसी बात नहीं की कि ये प्रोसेस डिरेल हो जाए। हम चाहते थे कि सर्वसहमति के साथ बिल पास हो। सिविल सोसाइटी की जो मांग थी, शुरुआत इसी से हुई कि कोई ऐसा कानून आज लागू नहीं था जिससे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करप्शन, जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो वो इंडिपेंडेंट एजेंसी हमने बना दी है। सीबीआई इंडिपेंडेंट रहेगी, लोकपाल इंडिपेंडेंट रहेगा, उसकी नियुक्ति इंडिपेंडेंट होगी और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगा। तो हर तरह से मैं समझता हूं कि एक ऐसा हमने एक ठोस कानून पास किया है कि अब हम चाहते हैं कि इसके जो सदस्य होंगे, जो इस पे जो नियुक्ति होगी इनकी, वो भी इसकी गरिमा देखते हुए आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा संविधान एक महान संविधान है, लेकिन संविधान में अगर कोई कमियां आई हैं तो संविधान के कारण कमियां नहीं हैं, वो हमारे कारण कमियां हैं। तो लोकपाल तो एक अच्छा लोकपाल है, लेकिन वो अच्छा लोकपाल अच्छे तरीके से चलेगा या नहीं, ये अभी हमें देखना है। और हमें ऐसे लोग वहाँ उनकी नियुक्ति करनी चाहिए जो लोकपाल को एक अच्छे तरीके से, एक पारदर्शिता के साथ उसको आगे बढ़ाएं और सच्चाई में जो करप्ट लोग हैं उनके पीछे जाएं, ना कि कोई उसका दुरुपयोग हो। अमेंडमेंट हमने दिया वो यही था कि जहाँ से भ्रष्टाचार के लिए जो पैसा सप्लाई होता है वहाँ पर आप कोई अंकुश नहीं लगाएंगे और सिर्फ डिमांड के ऊपर ही, यानी जहाँ पर भ्रष्टाचार के पैसे जो है जो वसूल करते हैं लोग, उसी के ऊपर अंकुश लगाओगे तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमारा संशोधन यही था कि आप दोनों साइड को जो है बराबर उसके ऊपर अंकुश लगाइए। यानी इस लोकपाल के तहत उस कॉरपोरेटों को भी आप ले आइए जो सरकारी टेंडर को का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पीपीपी के मॉडल में हैं और सरकारी पैसों का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी लोकपाल के तहत ले आइए।
और ये हम समझते हैं यही उचित होता कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें मुहिम चलाना है तो सब पहलुओं के आधार पर इस मुहिम को चलाना पड़ेगा, और अधूरा ये जो कानून है आज का, इससे काम पूरा नहीं होगा। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करने के लिए और इसको एक निर्णायक और ले जाने के लिए ये ज़रूरी था कि सभी जो निजी कंपनियां हैं, सभी जो संस्थाएं हैं, अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ हो या जो भी हो, जो सरकारी काम करते हैं और सरकार से पैसे लेते हैं उस काम के लिए, इन सब को भी लोकपाल के तहत लाना चाहिए था। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। गवर्नमेंट के बहुत प्रयास के बाद लोकपाल बिल आज राज्यसभा ने पास किया है। मैं सब पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट के इस बिल जो गवर्नमेंट ने पेश किया था उसका समर्थन किया है। विश्वास है कि कल या परसों लोकसभा में भी ये सर्वसहमति से पास होगा। ये एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि आवश्यकता थी और पूरे देश की मांग थी, और समय आ गया था कि जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई थी कि इस प्रकार। कुछ दिनों पहले आधी रात में इसी लोकपाल बिल की एक राजनीतिक साजिश के कारण आधी रात में हत्या हुई थी। वो फिर से एक बार पूरी की पूरी संसद ने एकजुट होकर के एक मजबूत सशक्त लोकपाल की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। आज का दिन देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संसदीय इतिहास के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। निश्चित तौर से हमारा मानना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से घोटाले और जिस तरह से जनधन की लूट खुलेआम होती रही, उससे ये लोकपाल और ये लोकपाल कानून उस पर रोक लगाने में मजबूत हथियार साबित होगा। मजबूत हथियार साबित होगा। अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सामान्य लोगों को अपना जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ते जा रही है। पारिवारिक लोगों को अपना जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण इस देश का जो हमें विकास करना है, 1 रुपया में 10 पैसा भी विकास काम पर नहीं लग रहा है। इसीलिए सोच करके देशवासियों ने एक आंदोलन जो खड़ा किया था, और देश की आवाज सुनकर राज्यसभा में बैठ रहे समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पक्ष और पार्टियों ने इस बिल को जो सपोर्ट किया है, इसलिए जनता के तरफ से मैं इन सबको धन्यवाद दूं। क्या होगा इसका असर, कितना असरदार बन पाएगा कि जो कानून है मजबूत है, काफ़ी इसमें प्रावधान है। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार पे जो कह रहे हैं 40%, 50% या कोई भी परसेंट, इस पे अंकुश लगाने में कितनी प्रभावी होगा ये कानून? देखिए, जब तक हमारा जो लीगल सिस्टम है जी, कानून व्यवस्था जब तक चुस्त और दुरुस्त नहीं होती जी और तेज नहीं होती, तो इससे जो परिणाम निकलने वाला है वो बहुत ज़्यादा, उससे हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भी लोकपाल के तहत इन्वेस्टिगेशन होगा जी, फैसला तो आना है, मुकदमा तो जाना है फिर अदालतों में ही जी। और अभी अदालतों में पहले ही से 4 से 5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं जी। तो जब तक आप जो सिस्टम है जस्टिस डिलीवरी का, उसको आप नहीं ठीक करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर फिर वो पूरी बात नहीं बन पाएगी। उसमें उल्टा है कि इसके मिसयूज की संभावना बढ़ जाएगी। एक और हाँ, ये मतलब कि जुडिशरी पर आपने थोड़ा सा और बर्डन डाल दिया, तो इसीलिए ये अपने आप में ये सक्षम नहीं है। इसके लिए जो एक उपयुक्त माहौल बनाना पड़ेगा, आप कह सकते हैं कि एक तरह से न्यायिक माहौल, न्याय व्यवस्था में बदलाव का आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन तो करवा लिया, लेकिन जो कोर्ट है जिसमें फैसला आना है, जिसमें चलना है, मुकदमा ट्राई होना है, तो वो भी स्पीडी होनी चाहिए।
वही फास्ट ट्रैक होना चाहिए, वैसा शायद अभी तक व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। किस तरह की कितने उसमें टाइम बाउंड तो एकदम नहीं किया जा सकता कि आप 30 दिन में ही कर दीजिए, लेकिन एक रेंज होना चाहिए, कितने समय में वो फैसला आना चाहिए। अगर आप फैसला नहीं लाते हैं जल्दी तो उसमें दोनों तरह के खतरे हैं। एक तो है कि जो ईमानदार है उसको विक्टिमाइज करके 10 साल तक उसके खिलाफ ट्रायल चलता रहेगा, बाद में पता चला कि निर्दोष था। फिर उसमें जो जिनसे क्राइम किया है वो फैसला आने तक वो बचा रहेगा। मतलब है कि इसमें जो क्राइम कर रहा है उसको आप रिवार्ड कर रहे हैं, और जो ईमानदार है उसके पनिशमेंट का भी खतरा इसमें आ गया। वो कैसे आप क्राइम करने वाले को मतलब कि कोई क्राइम किया हुआ है वास्तव में, उसके खिलाफ शिकायत है तो 10 साल लग जाएगा उसके खिलाफ फैसला आने में। अगर तो वो तो ऐसे भी अगर जो उसमें तो इसके आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। मतलब है कि फर्क क्या है कि मान लिया कि अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है जी, सही समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, उसको सजा नहीं मिल पाती है, तो फिर जो उसका नहीं करेंगे, लीगल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा और अब जाके इन चीजों पे वाकई लगाने में आप सक्षम हो पाएंगे। भूपेंद्र धर्मानी जी, देखिए मुझे ये लगता है कि हम ये जो अभी बात आपने कही 4.5 दशक के बाद जी, इतनी लंबी लड़ाई के बाद कुछ तो मिला। अभी आपने अगर ये एक बड़ा मैं कुछ और कह रहा हूं, कुछ तो मिला, लेकिन वो कुछ मिलना जो है मैं कुछ और आगे जा रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। अभी आपके सामने कानून मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है। अभी जैसे उपेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें जो टाइम लगता है, दरअसल बात यह है कि लोकपाल कौन होगा, वो भी हमारे में से ही निकला हुआ कोई व्यक्ति होगा। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, हम तो बार बार ये बात कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए हर पद की, और जो वो तो हो जाएगी। मैं कह रहा हूं लोकपाल जो लोकपाल आया है, मेरे को ये लगता है कि ये लोकपाल अगर फर्क पड़ेगा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में, उतना ही फर्क पड़ेगा। आपके सामने दिल्ली की सरकार के ऊपर, शीला सरकार के ऊपर कॉमनवेल्थ के दौरान शुंगलू कमेटी ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, क्या हुआ? अगर लोकपाल में भी आने के बाद वहां आरोप लगे और उसका कोई अर्थ नहीं निकला, जुडिशरी के अंदर उसका वही चलता रहा 10-20 साल, तो उसका क्या अर्थ होने वाला है? ये कोई इफेक्टिव नहीं होने वाला है। आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लेके आ जाएं, उसका तभी फायदा है जब आपको जस्टिस तुरंत मिले, न्याय तुरंत मिले, लगे कि इसने गलती की है और इसकी सजा तुरंत मिल रही है। जब तक यह सिस्टम अडॉप्ट नहीं होगा तब तक आप जितने मर्जी कानून ले आए, जितने मर्जी उसमें परिवर्तन कर लें, संशोधन कर लें, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जो अन्ना जिनकी प्रामाणिकता है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने माना है कि कहीं ना कहीं जो 46 वर्षों से लंबित पड़ी चीज थी, उसमें राजनेताओं से आज की उम्मीद करना कुछ भी जो उनके ऊपर ही लागू होने वाली हो, आपको मालूम है कितना कठिन है। उसमें से उन्होंने कुछ निकाल के इस देश की जनता को दिया है। मैं समझता हूं इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी पुष्पेंद्र, इसके दो पहलू हैं। एक है इससे भ्रष्टाचार पे कितना असरदार इसका प्रभाव होगा, कितना प्रभावी होगा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। दूसरा, इसको लेके तमाम तरह के राजनीतिक आंदोलन हमने देखे हैं, अलग अलग राजनीतिक फायदे और नुकसान का आकलन हमने करते हुए लोगों को देखा है, राजनीतिक समीकरण हमने बनाते हुए देखा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो अन्ना के साथ थे, वो कह रहे थे इससे चूहे भी नहीं पकड़ सकते हैं, अन्ना कहे तो शेर को जेल भेज देगा, और वो कह रहे राहुल गांधी, अरुण जेटली, तमाम। तो इसका कुल मिलाकर के एक राजनीतिक फायदा और नुकसान का भी आकलन था। क्या लगता है इसका असर क्या होगा, ये मैं आपसे नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान किस किस को होने वाला है, ये हमें बता दें। देखिए, दो चीजें हैं जो दो बात हमारे उपेंद्र भाई धर्मानी जी ने बताई है कि कितने % करप्शन होगा और कितना रुका गया और कितना सिस्टम बदला जाएगा जुडिशरी, वो मामले पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बार आप जरूर देखें कि जो बार बार कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अभी समझ में आ गया कि दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने आजादी के बाद जो ऐतिहासिक हार प्राप्त की है, वो भी ऐतिहासिक थी। उस ऐतिहासिक हार और केजरीवाल ने जो बुरी तरह से कांग्रेस की पिटाई की है, उसके दिए हुए जख्म और अन्ना का दबाव, इसके चलते जिस तरीके से
इस बिल को लाने की जल्दी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने 3-3 मंत्रियों के साथ बैठकर 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौरन उसके दूसरे दिन ही अन्ना ने भी उसका वेलकम किया, और अन्ना को भी लग रहा है और देश को भी लग रहा होगा कि एक लड़ाई जिसको अन्ना ने 46 साल के बाद जनमानस के बीच में लाके खड़ा कर दिया, तब लोगों को पता चला कि कोई लोकपाल भी ऐसी चीज है जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उसी अन्ना ने आज शायद इसलिए भी इसको मंजूर किया है कि वो ये भी समझ रहे हैं कि इस अन्ना के जाने के बाद ये लड़ाई फिर समाप्त हो जाती, लिहाजा शायद अन्ना ने बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच ये की है कि अगर 2-4 पॉइंट रह भी गए हैं तो उसके लिए दूसरे लोग आंदोलन लड़ेंगे। और जो बात उन्होंने साफ साफ कही कि भाई मैंने आंदोलन चलाया, लोकपाल आया, कम आया, ज्यादा आया, 45%, 50%, अब अगर कुछ लोगों को लग रहा है जो आज काला दिन मना रहे हैं, उनसे कहा है उन्होंने कि आप काला दिन न मनाएं, और अगर इसमें कुछ कमी है उसके लिए अब आप चलाएं आंदोलन और आप भूख हड़ताल में बैठे। अब बात यह है कि जो अन्ना के साथ बैठे हुए लोग थे वो इस आंदोलन से पैदा हुए और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए हैं। अब उनकी 2 जगह ड्यूटी है, अब इस आंदोलन को भी चलाना है और सत्ता के गलियारों में बैठ के इस आंदोलन से निकले हुई उन मांगों को पूरा भी करना है। तो सवाल यह है कि 2014 का चुनाव, लोकसभा और अभी 4 राज्यों में बुरी तरह से हार के चलते ही ये बिल आया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने 2-3 मुद्दों पे अपने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। खासतौर से उसमें एक बड़ा मामला यह था कि आप कोई भी अफसर इसकी जो इंक्वायरी कर रहा होगा उसका आप बीच में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर देगी, शायद वो बात भी उनकी मान ली गई है। तो मोरलेस मुझे लगता है कि अगर इसमें 2-4 फ्लॉ रह भी गए हैं तो उसके लिए आगे भी लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर यह बिल आज नहीं आता और अन्ना की सेहत ठीक नहीं होती और मान लीजिए कि कल अन्ना नहीं होंगे जब हम लोगों के बीच में, तो इस मुद्दे को कौन उठाता? तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा अचीवमेंट है। आप मुझे लगता है एक चीज मैं दिलीप जी कहना चाहूंगा कि जो अभी राजनीति की बात कही कि अगर ये बिल इतना इम्प्रैक्टिकेबल है और ठीक नहीं है तो केजरीवाल क्यों उठ के गए अनशन से? उन्होंने राजनीतिक दल क्यों बनाया? अगर वो इतने ईमानदार थे तो उन्होंने आखिर इस आंदोलन को छोड़कर ये दूसरे मुद्दे, लोगों के घरों में बिजली जा जाके जोड़ने का काम क्यों शुरू कर दिया? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डुप्लीकेसी है, जो एक प्रामाणिकता है आंदोलन की, उसको जिस प्रकार इन्होंने ठेस पहुंचाई है आप वालों ने, बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको भी याद होगा कि कांग्रेस ने हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां की हैं और बड़ी भारी गलतियां की हैं, जिसका परिणाम उन्होंने भुगता है। भिंडरावाला वाज द क्रिएशन ऑफ कांग्रेस, और आगे मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कौन वाला अब क्रिएट हुआ है। मैं एक आपसे उपेंद्र जी सवाल पूछना चाहता हूं। 46 साल लगे और 46 साल के बाद कब आपने बिल लाए? आप देखिए, एक सिविल सोसाइटी ने एक आंदोलन किया, उसमें तमाम तरह के लोग उसमें भाग लिए। उसमें खाली केजरीवाल और उनके 4 सहयोगी नहीं थे, बल्कि बहुत संख्या में युवा, दिल्ली के ऐसे लोग, बाबा रामदेव, तमाम तरह के लोग उसमें मंच पे जाके लोगों ने वहां पे इस आंदोलन में जुड़ गए। उन्हें भी लगा कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और वो भी जुड़ गए। और ये आंदोलन लंबा खिंचा और फिर आंदोलन का एक दूसरा रूप निकला, जो एक राजनीतिक पार्टी भी बना, वहां से भी शिकस्त मिली। और तीसरा फिर से अन्ना ने आंदोलन इसकी शुरुआत की, अनशन पे बैठ गए, बोले आप क्या करते हैं। यानी ये एक जो पहलू है कि संसद पर आप जब तक दबाव नहीं डालेंगे, संसद अपने आप में, राजनीतिक दल अपने आप में ये सोच नहीं रखती है, कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है आम लोगों में कि आप, ये जो हमारे सांसद हैं, हमारे देश के राजनीतिक दल हैं, ये अपने आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत उसमें दिलचस्पी उनकी नहीं है, या वो ईमानदार व्यवस्था बनाने के पक्षधर नहीं है। अगर आपको व्यवस्था में दुरुस्त व्यवस्था को करनी है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा, आपको दबाव डालनी होगी, फिर जाके आपको 46 साल के बाद लोकपाल मिल सकता है। और जिस जुडिशियल रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, जिस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, उसमें उसके लिए फिर एक बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उसमें भी लोग बोलते थे कि संसद का काम है, संसद का काम है, आंदोलनकारी नहीं बना सकते, लेकिन वो गलत बोल रहे थे। संसद का काम है कानून बनाना, लेकिन देश के लोगों का काम है संसद पर दबाव डालना, संसद से अपनी मांग उठाना कि भाई तुम ये कानून बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली संसद से बढ़कर लोग हैं। हमारी जो सॉवरेनिटी है
वो लोगों में वेस्टेड है, पीपल सुप्रीम है, पीपल सुप्रीम है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, उसमें जो सॉवरेंटी है हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। तो वो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज प्रोमलगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 26 जनवरी 1950, उसमें यही बोल रहा है कि हम है जो इसको लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। तो जिसने संविधान को लागू किया है वो सर्वोच्च है, संसद में सर्वोच्च है। और ये बात अन्ना बोलते थे, वो बोलते थे ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभाओं का पूरा देश का जो समूह है वो संसद से ऊंचा है। लोग बोलते थे कि संसद के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इसमें संसद के खिलाफ जैसी कोई बात नहीं है, इससे संसद की और मर्यादा बढ़ती है जब कहते हैं। लेकिन हमारे देश के जो सांसद हैं, राजनीतिक दल जो संसद में बैठे हुए हैं, उनमें जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के मसले हैं, जो जनता चाहती है, वो उनसे अलग हो चुके हैं और ये बिना दबाव का ये काम नहीं कर रही है। ये बहुत, ये तो आप देखिए 16 दिसंबर, उसके बाद देखिए मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो आपको लगता है कम्युनल वायलेंस बिल लाना है, आपको लगता है कि लोग भूख से मर गए तो फूड सिक्योरिटी लाना है। तो आपकी सोच जो है वो दूरदर्शिता उसमें नहीं है संसद में, क्या हम ये कह सकते हैं? और इस तरह के दबाव फिर जनता नहीं डालेगी, क्योंकि अब जनता को पता है कि आपको अगर कानून बनाना है तो आप सड़कों पे उतरो। इससे जो है मैसेज गलत गया है, सही गया है? ये हमें लगता है मैसेज सही गया है कि अब ये तो है कि आने वाले दिनों में हमें और अन्ना की जरूरत है। तो मानना पड़ेगा, एक व्यक्ति को किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो है अन्ना हजारे। ठीक है, आंदोलन चला था, फिर आंदोलन में लोगों की उपस्थिति कम होने लगी, एक किसी व्यक्ति का अगर इसका श्रेय, जो बात उपेंद्र भाई कह रहे हैं मैं उससे आगे कहूंगा। देखिए एक बात है कि लोकतंत्र में आप जिनको चुन के भेजते हैं उनके ऊपर चौकीदारी आदमी को करनी होती है। तो ये जनता ने जो चौकीदारी का काम किया, आप देखें दबाव में, चाहे आपने 16 तारीख की घटना देखी, उसके बाद रेप कानून का मामला आया, चाहे दागी मंत्रियों का मामला, ये तमाम मीडिया के और लोगों के दबाव के चलते सरकार ने फैसले लिए। मैं फिर ये कहूंगा, अन्ना हो या ना हो, लेकिन आम आदमी जो है जब उद्वेलित होता है, सड़कों पर उतरता है, चाहे नेता विहीन होता है, उसका दबाव बनता है। और भारत की सरकार, भारत की संसद, चाहे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का मामला हो, लोगों की जनभावनाओं को समझती है। अगर उसको लगता है कि अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो नुकसान होगा, ये दबाव बराबर भारत की संसद पे होना चाहिए। भूपेंद्र जी, मुझे दबाव से संदेश जो गया है वो सही गया है या गलत संदेश गया है? नहीं, मुझे जो आपने 2-3 बातें कही, मुझे इसमें एक बात तो बिल्कुल इसमें शक नहीं कि चौकीदारी का काम जनता को करना पड़ता है और करना चाहिए, और उसके लिए प्रमाणिक नेता अन्ना जैसे होने चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही कि इसमें जैसे रेप कानून की बात आई, या दबाव में आप कानून बनाते हैं, स्वाभाविक रूप से आप दबाव में नहीं है, ये सांप्रदायिक बिल दबाव में नहीं है, ये शरारत में है। और ये बिल जो है रेप कानून बना, चलिए दबाव है, रेप का दबाव है। ये सांप्रदायिक बिल किसका दबाव है? किसी का दबाव नहीं। उसमें तो प्योर राजनीति है, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय खत्म हो गया। नहीं लाया जाएगा ये है।